Hey guys, very good afternoon. Abhi coming to the new questions. Please cancel this question. पूरा काट मार दो. 16 को let it be. It's a good question. 17 को कट कर दो. ठीक है. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत मतलब अजीब तरीके से सॉल्व किया है विदाउट एनी लॉजिक्स. ठीक है. मैं आपको इसके सॉल्यूशंस में बता दूंगी. किसी ने ट्राई भी किया होगा तो कहाँ पे दिक्कत गई होगी पता है क्या? जब अपन वो सॉल्व करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें अपने ने फॉर्मूला वाइज क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट इनटू डिवाइडेड बाय 360 डेज बोलो, 365 डेज बोलो, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डेज भी जो भी यहाँ पे 30 डेज, 35 डेज, 34 डेज जितना भी गिवन है, इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो अपन अपॉर्चुनिटी फॉरगो कर रहे हैं. तो यहाँ पे 20% गिवन है तो अपन 20% लेंगे. ठीक है. लेकिन ये टोटल कॉस्ट के जगह ये जो टोटल कॉस्ट है जहां पर इन्होंने ये दिया है ना वेरिएबल कॉस्ट, अपन क्या बोलते हैं, जितना खर्चा है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का वो अपना ब्लॉक हो गया. तो इन्होंने पूरा सेल्स ही ले लिया. इन्होंने इसके ऊपर कैलकुलेट किया है वो. और अच्छा वो तो जाने दो, किया तो किया लेकिन बाकी चीजों में भी और मिस्टेक्स है. ठीक है. किसी ने अगर ट्राई किया होगा तो मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ पर दिक्कत गई होगी. अपन ने अभी तक ऐसे ये फॉर्मूला से सारा सॉल्व किया, टोटल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू, है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो अपॉर्चुनिटी फॉरगो कर रहे हैं. ये टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट. अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट लेंगे. दैट इज 50 रुपीज का 75% लेना चाहिए एंड देन इंटू 5 लाख करना चाहिए. उन्होंने यही पूरा ले लिया. अब ये टोटल कॉस्ट है क्या? दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, दिस इज सेल्स. अभी मुझे बताओ कि कंफ्यूज इतना कर देना कि भाई बच्चा किस चीज को सच माने, आपके फॉर्मूला को सच माने या आपके सॉल्यूशन को सच माने, है ना. इसीलिए उन्होंने न्यू मैट में क्या किया है पता है क्या? ये दोनों क्वेश्चन ही उड़ा दिए. सारे क्वेश्चन उड़ा दिए. ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया और ये भी उड़ा दिया. ये पूरा उड़ा दिया. लेट्स सी इफ दिस क्वेश्चन कैन बी डन. मैंने खुद ने भी नहीं देखा है. मैं यही क्वेश्चन में मतलब इतना कंफ्यूज हो गई. कंफ्यूज इन द सेंस आई सॉल्व्ड इट अकॉर्डिंग टू अभी तक जो अपन ने सॉल्व किया अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से. आई सॉल्व दिस. और जब इसका सॉल्यूशन चेक करो तो इट इज ऑल डिफरेंट. सॉल्यूशन में इधर ही चेंज, मतलब इतना बड़ा वो ब्लंडर कर दिया. फिर मैंने नए मैट को देखा, आपके 2022 का सिलेबस का जो मटेरियल है उसको देखा. उसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं है. अच्छा, फिर उसका दूसरा एक सेकेंड ये क्या लेना चाहिए अपना, कि भाई ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया है तो करना तो पड़ेगा ना. तो मैंने ICAI CA मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन देखो. सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है लेकिन कितना करेक्टली ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रेजेंट करके पूरा सॉल्व किया हुआ है विदाउट एनी कंफ्यूजन. ठीक है. पूरा नोट वोट के साथ में. अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे इसी लाइंस पे. ट्राई टू डू दोस 2 क्वेश्चंस. पर मुझे लगता है कि उसके जो उन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उसी में इतना कंफ्यूजन है कि आदमी ये भी सॉल्व नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो उस क्वेश्चन के बिहाफ पे वो जो 2 क्वेश्चंस वहां पर कैंसिल किए उसका जो रिप्लेसमेंट है वो ये क्वेश्चन है. देखो यहाँ पर कुछ दिखता है आपको 1/10 नेट 45 डेज. देन देखो एक्सपेक्टेड सेल्स लाइकली टू इंक्रीज एंड देन अगेन उन्होंने यहाँ पर अपने को बोला है क्रेडिट टर्म्स 2/10 नेट 45 डेज. तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे पूछे हैं. इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे. 2/10 नेट 30, है ना. एडिशनल सेल्स कितना होगा, कितने लोग उसको, है ना, एक्सेप्ट करेंगे, ये वाले डिस्काउंट को अवेल करेंगे. नेक्स्ट अगर आप नीचे आओगे तो अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है. देखो 2/10 नेट 45,
80% being credit sales, credit terms, credit sales will increase by 1/3. देन अगर आप देखोगे तो देखो क्रेडिट टर्म्स टू 2/10 नेट 45. काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है क्या जो आईसीआई के मैट में अपन ये देख रहे हैं क्वेश्चन, काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है क्या? तो ये वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर बाद में आपको क्वेश्चन को टैकल करना एक बार, ठीक है? चलो लेट्स डू इट. उसके पहले इजी क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं. नंबर 16 क्वेश्चन. बुक खोल लो अपना फटाफट, क्वेश्चन को समझते हैं पहले. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इसको मैं यहां से काट ही देती हूँ, अब भी काट दो, बाद में घर जाके सॉल्व करना, ठीक है? मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी खुद को, ठीक है? इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को प्रेफर किया है, आईसीएआई मैट के क्वेश्चन को. आई एम नॉट स्किपिंग ऑन एनी ऑफ द पोर्शन फ्रॉम योर मैट, बस इसके जगह आई एम मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां सॉल्व करने में आ रहा है जो आईसीआई के मैट का क्वेश्चन है, ठीक है? चलो. द फर्म इज कंसिडरिंग पुशिंग अप इट सेल्स बाय एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, इनको सेल्स बढ़ाना है, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस पे सेल्स को कैसा बढ़ाना है देखो. फर्स्ट कंडीशन इज कस्टमर्स विद अ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि 10% बैड डेट रिस्क हो सकता है. बैड डेट रिस्क कितना? 10%. और दूसरा एक कैटेगरी अपने को बोला है कस्टमर्स विद 30% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. मतलब रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लिया है, बैड डेट हो सकता है 30%. बट अगर रिस्क इतना बड़ा लिया है तो कुछ तो रिवॉर्ड भी तो होगा. मतलब आगे देखेंगे अपन इनका क्या मतलब और क्या कंडीशंस है. द इंक्रीमेंटल सेल्स एक्सपेक्टेड इन कैटेगरी ए. मतलब 10% का रिस्क लेके जो इंक्रीमेंटल सेल्स हो रहा है वो कैटेगरी ए में 40,000 का हो रहा है. ठीक है, 40,000 का सेल्स हो रहा है कैटेगरी ए में. कैटेगरी बी, कैटेगरी बी कस्टमर्स विद 30% ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. अब कैटेगरी बी में कितना सेल्स हो रहा है यहाँ पर? 50,000 का. कैटेगरी ए में 40,000 का और बी में 50,000 का सेल्स हो रहा है, लेकिन रिस्क अलग अलग है. अच्छा, बात करेंगे इधर अपन. क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 16. पेज नंबर आप डाल दो. मैथ का क्वेश्चन पेज नंबर है 349. अपने को ए कैटेगरी गिवन है, बी कैटेगरी गिवन है. सेल्स अगर आप देखोगे इंक्रीमेंटल सेल्स, तो यहाँ पे 40,000 से सेल्स बढ़ रहा है, यहाँ पे 50,000 से सेल्स बढ़ रहा है. यहाँ पर रिस्क कितना लिया है? रिस्क ऑफ बैड डेट यहाँ पर है 10% का, यहाँ पर है 30% का. अकॉर्डिंगली अगर आप बैड डेट्स निकालोगे, बैड डेट तो निकालो 40,000 का 10% 4,000 और 50,000 का 30% 15,000. आप डिफरेंस देख रहे हो क्या? थोड़ा सा वेग नहीं लग रहा है आपको? 10,000 से सेल्स बढ़ा और यहाँ पर इंक्रीमेंटल रिस्क देखो 20% से बढ़ा दिया. वॉट एवर इट इज, देखेंगे एडिशनली अपने को कुछ बेनिफिट मिलता है क्या. अच्छा, बैड डेट तो हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल्स. अच्छा, सेल्स कर रहे हो ना, तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लग रहा है, तो वो भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा. अभी तक तो खाली बैड डेट रिड्यूस किया. दूसरी चीज, कलेक्शन कॉस्ट अमाउंट्स टू 5% ऑफ सेल्स. अच्छा, अब रिस्क ले रहे हो तो फैक्टर वैक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना? किसी को कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा, और वो कलेक्शन वाला आदमी ऐसे काम कर लेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा मैं 5% ऑफ सेल्स अमाउंट चार्ज करूंगा. और दो चीजें आपको वहां से माइनस करनी है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक कॉस्ट, और दूसरा क्या है? कलेक्शन कॉस्ट. तो 60% ऑफ सेल्स एंड 5% ऑफ सेल्स, दो चीजें और यहां से माइनस होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना बोला है? 60%. नेक्स्ट है कलेक्शन कॉस्ट 5%. करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% पहले केस में,
40,000 का 60% कितना होता है? 24,000। और 5%, 40,000 का 5%, 2,000। ये सब माइनस करो, बैड डेट, प्रोडक्शन एंड कलेक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे निकालना है आपको नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व कर दो। 50,000 का 60% कितना होता है? 50,000 का 60% 30,000 रिड्यूस, और 5% 5,000। सॉरी, कलेक्शन कॉस्ट इंक्रीमेंटल बताया क्या कुछ? हाँ सॉरी, देखो 5% इन केस ऑफ ए एंड 10% इन केस ऑफ बी, ये तो कॉमन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट 60% कॉमन है दोनों के लिए। और जो कलेक्शन कॉस्ट है कैटेगरी ए में 5% और कैटेगरी बी में 10%, तो यहाँ पर खाली थोड़ा सा चेंज कर दो। इन्होंने 5% बोला है कैटेगरी ए में और 10% बोला है कैटेगरी बी में, तो 50,000 का 10% इज 5,000। चलो निकाल दो तो नेट अमाउंट 40,000 माइनस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 2,000 कितना बनेगा टोटल? 10,000। नेट बेनिफिट 10,000, और यहाँ पर 50,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 5,000। क्या आया आंसर? नील। मुझे बोलो, बड़ा रिस्क ले रहे हो, रिस्क कितने परसेंट का है? 30% का, और रिवॉर्ड कुछ है क्या? नेट में कुछ रिवॉर्ड है क्या? नहीं, तो ये वाला हम लोग कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, है ना। तो आपका कंक्लूजन होगा एडवाइस टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू कैटेगरी ए कस्टमर्स अलोन। दो कैटेगरी अपने को दी थी, कैटेगरी बी वाला अपने को मान्य नहीं है क्योंकि वहां पे अपने को कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। देखो ना, यहाँ पर अपन बैड डेट का रिस्क भी ले रहे हैं, अपने को कॉस्ट ऑफ ये तो लगने ही वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपका है ना, ये कैश सेल्स करो या क्रेडिट सेल्स करो ये तो लगना ही है। लेकिन कलेक्शन कॉस्ट भी देखो ना बढ़ गया, यहाँ पे पहले 5% था, अब 10% हो रहा है। लेकिन रिस्क लेके ये वाला रिस्क, ये वाला रिस्क, ये रिस्क लेके रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा है, सेल्स में उतना बढ़ोतरी नहीं, अपने को प्रॉफिट उस बेसिस से हो नहीं रहा है। ठीक है, क्या समझती है बात? तो हाँ बोल दो। ऊपर सिर्फ आप हेडिंग डाल सकते हो, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, दिस इज हाउ इट वुड बी सॉल्व्ड। इजी, 4-5 मार्क के लिए आया तो आ सकता है। डन। चलो अब चलते हैं अपन अपने ये वाले क्वेश्चन पे। पहली चीज इसका मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्या बोला है यहाँ पर? सेंटेंस खाली इतना पढ़ो, द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10, नेट 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। इसको एक्सप्लेन करना है मुझे। 1/10, नेट 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज। किसी को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है क्या? एनीवन? अच्छा ये क्या है आपके हिसाब से, क्या होगा ये 1/10 नेट 45 डेज? एनी लॉजिक्स? दिमाग लगाओ ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये? इसका मीनिंग है 1% का, अच्छा स्टार्टिंग से अगर एक्सप्लेन करूँ तो सेल्स करते हैं हम लोग, सेल्स करते हैं, दो कैटेगरी के सेल्स होते हैं, एक कैश एक क्रेडिट। कैश वाला तो आंदा ही नहीं है ना, बिल्कुल इजी गो है भाई, अपन ने कुछ बेचा और उसका अपने को कैश रियलाइज हो गया। बात आती है क्रेडिट की, इसको ही करने के लिए अलग अलग वेज चाहिए कि एक काम करो, बहुत ही मतलब कस्टमर अगर परेशान कर रहा है तो उसको एक काम करो, बोलो कि इतना इतना डिस्काउंट देंगे, ये तारीख तक पेमेंट कर दो।
दूसरा एक तरीका फैक्टर को अपॉइंट करेंगे। तीसरा एक तरीका क्या, उनको थोड़ा सा और मतलब बल्क डिस्काउंट देंगे। कुछ तो करके अपने को कुछ तो पैसा रियलाइज करवाना पड़ेगा ना, तो उनको अलग अलग स्कीम्स देंगे। तो वन ऑफ द स्कीम इज ये डिस्काउंट देना। तो वो डिस्काउंट किस तरीके से देते हैं, ठीक है भाई, हमने क्रेडिट पे आपको बेचा है, लेकिन 1% का आपको हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप पेमेंट कर दोगे 10 डेज में। जो 1/10 है ना, उसका मीनिंग ये है 1% का आपको हम लोग कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर आप लोग हमको पेमेंट कर दोगे 10 डेज में। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना बोला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है। मतलब भाई बिंदास 30 दिन तक कभी भी पेमेंट करो ऑन एन एवरेज। जितने भी कस्टमर्स है ना, सबको ऐसा पूरा मतलब उनके इनटू हेड है भाई, 30 दिन में पेमेंट करेंगे, 30 दिन में 30 दिन, ऐसा पूरा उनके हेड में है। एवरेज ऑन एन एवरेज इतना टाइम पीरियड है। लेकिन सडनली एक ब्रोशर पे उन्होंने देखा, अरे 1% ऑफ कैश डिस्काउंट मिल रहा है अगर पेमेंट कर देंगे विद इन 10 डेज। तो कस्टमर को क्या लगता है, भाई पेमेंट आज भी करना है, 30 दिन के बाद भी करना है, और अगर वैसे भी तो अपने को 10 दिन का तो अलाउ मिल ही रहा है ना, 10 डेज का तो लेवरेज मिल ही रहा है ना, कैश पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे नो लेवरेज। तो लोग क्या करेंगे, ये वाला फैसिलिटी एडॉप्ट करने के लिए चलो 10 डेज का हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला जो पॉलिसी है इनका एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग तो यहां से भी यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे। मतलब जो लोग तुरंत कैश में पेमेंट करके खरीद रहे थे, वो लोग क्या बोलेंगे, भाई 10 दिन का तो क्रेडिट पीरियड मिल रहा है ना, एक काम करते ये वाला फैसिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, 10 डेज में पेमेंट कर देंगे, 1% का एडिशनल हमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करेक्ट है। मे भी फिर और एक स्कीम क्या ला सकते हैं, वो ये इधर मतलब अपने क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो तुरंत कैश पेमेंट करेंगे उनको 2% का डिस्काउंट, जो 10 डेज बाद पेमेंट करेंगे उनको 1% का डिस्काउंट। तो जिनको अभी के अभी कैश अवेलेबल है ना, वो कैश में ही खरीद लेंगे। लेकिन जिनको क्रेडिट पीरियड अलाउ ये एक्सेप्ट करना है ऑफर, तो कोई लोगों के हेड में तो क्या है कि भाई 30 दिन का तो अपने को अलाउड है पीरियड, है ना, तो वो 30 दिन तक अपना एकदम बिंदास्त रहेंगे। लेकिन वहां पर ऑफर आ गया भाई 1% का डिस्काउंट मिलेगा, कैश का डिस्काउंट, अगर पेमेंट होता है विद इन 10 डेज तो। ऑल राइट। और आगे का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट 45 डेज। हाँ, एक काम करो, अगर 10 दिन में पेमेंट होगा तो 1% का डिस्काउंट, नहीं तो 45 डेज में भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज वैसे तो 30 दिन तक कर देना चाहिए, लेकिन अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 45 डेज में भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। ठीक है क्या, ये अगर समझ में आया तो हाँ बोलो, फिर क्वेश्चन पूरा समझेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते। वी विल रीड द क्वेश्चन वंस। कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख। क्रेडिट सेल्स कितने का कर रहे हैं, 12 लाख का। एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45 डेज। मतलब क्या, 1% का डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट होगा तो, नहीं तो 45 डेज में भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज वैसे कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का। द करंट बैड डेट लॉस इज 1.5%। देखो बैड डेट लॉस भी दे दिया, और अपना फॉर्मेट कैसा चलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस फिर बैड डेट, है ना, फिर अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा, उसके बाद में अपने को क्या मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी अपन ने कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी लॉस कर रखा है वो अपन माइनस करेंगे और नेट बेनिफिट मिलेगा। सिमिलर लाइंस पे ये भी सॉल्व करना है। देखो अपने को बैड डेट लॉस तो दे रखा है कितना, 1.5% इन ना प्रेजेंट पॉलिसी। In order to accelerate the collection process further, as to increase the sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms. देखो अब नया पॉलिसी क्या बोल रहा है, 2/10। मतलब क्या, उनका और लिबरल पॉलिसी क्या हो रहा है, अगर 10 दिन में पेमेंट करेंगे तो पहले 1% का डिस्काउंट मिलता था, अब 2% का। मतलब बोलो सेल्स बढ़ेगा कि नहीं, अरे बढ़ेगा ना, एडिशनल 1% ऑफ अपने को डायरेक्टली डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी 10 दिन के क्रेडिट पीरियड पे। 2% इन 10 डेज, नेट 45 डेज, नेट अभी भी कितना है 45 डेज।
इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी सेल्स कितना हो रहा है 12 लाख, 1/3 से सेल्स बढ़ जाएगा, 1/3 मतलब कितना 4 लाख से सेल्स बढ़ जाएगा, दैट इज अब सेल्स हो जाएगा 16 लाख न्यू पॉलिसी में। बैड डेट विल इंक्रीज टू 2%, बैड डेट पहले था 1.5%, अब है 2% ऑफ सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन टू 20 डेज, यहां पर क्या बोला था 1/10, नेट 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज। यहां पर पॉलिसी क्या हो गया 2/10, नेट 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन टू 20 डेज। पहले 30 दिन था एवरेज कलेक्शन, अब हो गया 20 डेज, 10 डेज से डिक्लाइन हो गया कलेक्शन पीरियड। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये क्या बात होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 22%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना, आप खुद निकाल दो वेरिएबल कॉस्ट कितना। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 22% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 100 माइनस 22, कितना बन गया बताओ 78 बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 78%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15% प्री टैक्स। अच्छा जब ये ऐसा देते हैं तो टैक्स रेट है क्या गिवन, हाँ, तो पहले ये एक काम कर लो, ये 15% माइनस 30% कर लो। वो जो 15% है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अपन बोलते हैं ना, अपने को प्रीवियसली कितना क्वेश्चंस में दिया रहता था 20%, 25%, अभी दिया है 15%, लेकिन यहाँ पर टैक्स का रेट भी है, तो 15 माइनस 30% कितना होगा 10.5%। पोस्ट टैक्स, टैक्स डिडक्ट करने के बाद में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा अपना वो 10.5% आएगा। 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail the cash discount under existing and liberalization scheme respectively। इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले केस में ये जो अपन ने स्कीम दिया था ना 1/10 नेट 45 डेज, तो 10 दिन में जो पेमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये उन्होंने 50% लोगों ने ये स्कीम को अवेल किया है 1% डिस्काउंट लेने का। और जो नया वाला अपना स्कीम अपने लाया था 2/10 वाला, वहां पर 80% लोगों ने उस स्कीम को अडॉप्ट किया है, 10 डेज में पेमेंट करके 2% का कैश डिस्काउंट अवेल करना। देखो अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर ड्राफ्ट करती हूँ पूरा किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रपोज्ड पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी सेल्स कितना बोला है यहाँ पर 12 लाख, एक एक सॉल्व करते। प्रपोज में क्या बोला है 1/3 से सेल्स बढ़ जाएगा, दैट इज अपन ने ऑलरेडी निकाल दिया 16 लाख का सेल्स होगा, क्रेडिट सेल्स बराबर। नेक्स्ट अपन यहां से क्या लेस करते हैं, कॉस्ट लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट होता है बराबर। अपने को क्या है फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन नहीं है तो डैश डाल देंगे, पर वेरिएबल कॉस्ट गिवन है क्या, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना बना है 78% बराबर। अपने को बात करनी है अभी बैड डेट की, बैड डेट से पहले अपन है ना डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट। अच्छा अब इधर वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट इसमें उन्होंने बोला है 1/10 दैट इज 1% ऑफ कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट डन इन 10 डेज बराबर। कितने लोगों ने इसको अवेल किया है 50% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द डिस्काउंट। हाउ डू वी सॉल्व दिस, 50% मतलब आपका जो सेल्स है वो कितना है 12 लाख का, लेकिन जब भी हम लोग ये डिस्काउंट वगैरह की बात करते हैं, डिस्काउंट के केस में सॉल्विंग कैसा होगा देखो, फर्स्ट इसमें सेल्स कितने का है, सेल्स इज 12 लाख इनटू कितने परसेंट ऑफ कस्टमर्स उसको अवेल कर रहे हैं 50%, तो यहाँ पे डाल दूंगी 50%, कितना परसेंट का डिस्काउंट है 1% का इनटू 1%। करो सॉल्व इसको,
12 लाख का 50%, 6 लाख, 6 लाख का 1% इज 6,000। कैश डिस्काउंट कितने लोगों ने अवेल किया यहाँ पर? 6,000। नेक्स्ट नंबर 2, प्रपोज्ड पॉलिसी 2/10, दैट इज 2% ऑफ कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट डन इन 10 days। कितने परसेंट ऑफ कस्टमर्स ने इसको अवेल किया है न्यू पॉलिसी में? 80% ऑफ कस्टमर्स अवेल द डिस्काउंट। करो सॉल्व। सेल्स है कितना? 16 लाख इंटू 80% इंटू 2%। करो 16 लाख इंटू 80% इंटू 2%, कितना आया आंसर? ₹25,600। मतलब देखो, ये भी एक तरीके का आपका रिस्क ही है। मतलब आपने क्या किया, आपका सेल्स को आपको बढ़ाना है, लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है, तो आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? भाई अगर आप पेमेंट करोगे 10 days में ऐसा वैसा, तो हम लोग आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे। मुझे बोलो, डिस्काउंट देना मतलब आपके लिए तो वो कॉस्ट हो गई ना। आपको तो वो कहीं से आपके सेल्स वगैरह में से लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका नुकसान है। क्या जरूरत थी आपको ये डिस्काउंट देने की? अगर आप सीधा सीधा कैश में सेल्स कर देते तो आपको ये डिस्काउंट का काम ही नहीं पड़ता, लोग कैश में खरीद के चले जाते। लेकिन सिंस अभी आपने क्या किया है, डेटर्स क्रिएट कर लिए, क्रेडिट पे सेल्स किया है, नाउ यू हैव टू रियलाइज द पेमेंट। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव डन इज यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द 10 days कि भाई 10 दिन में पेमेंट कर दो, इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप देखोगे तो प्रपोज पॉलिसी यहाँ पर क्या हो गया, सेल्स था 12 लाख, सेल्स कितना था यहाँ पे? 12 लाख, और यहां पर मैं सेल्स बढ़ गया 1/3 से, 1/3 से सेल्स में इंक्रीमेंट आ गया और सेल्स बढ़ के हो गया 16 लाख। सेल्स में बढ़ोतरी हुई, लेकिन यहां पर देखो आपने डिस्काउंट भी तो दे दिया एक्स्ट्रा का। यहां पर डिस्काउंट रहता था 6,000 का, यहां पर अभी डिस्काउंट देना पड़ रहा है 25,600 रुपए का कैश डिस्काउंट। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे अब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंट पॉलिसी में क्या दिया है? एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 days, और प्रपोज्ड पॉलिसी में कितना है? 20 days। देखो जो 1/10 यहाँ पर 2/10 ये जो दिया है ना, ये कैश डिस्काउंट के लिए दिया है। अब जो आपको यहाँ पर नीचे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड लेके निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहली चीज तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, टोटल कॉस्ट इनटू जितने भी नंबर ऑफ डेज। ये देखो यहाँ पे 30 days 20 days, तो यहाँ पर मैं 30 लिखूंगी, और नीचे में अपन क्या यूज करेंगे? 360 days इंटू क्या रहेगा? जितना भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पर परसेंट अपन ने कितना निकाला, देखो प्री टैक्स 15% दिया था, और फिर उन्होंने 30% का टैक्स रेट निकाल के अपन ने एक रेट निकाल दिया था 10.5%। 15 माइनस 30% करके निकाल दिया था क्या वो 10.5%। तो ये है अपना फॉर्मूला। अच्छा, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं, पर वेरिएबल कॉस्ट है। तो नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 78%। निकालो 12 लाख का 78% वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना आएगा? 9,36,000 बराबर, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10.5%। बोलो कितना आया? कितना आया आंसर? 8190। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो 30 दिन का ये अपना फंड्स ब्लॉक हो रखा है, ये जो कॉस्ट है वेरिएबल खर्चा 9,36,000, ये पूरे साल भर का है। 30 दिन का अपना ये ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर अपन कितना रिटर्न कमा सकते थे? 10.5% पोस्ट टैक्स। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट टैक्स। करेक्ट है। कितना अमाउंट अपन ने अपॉर्चुनिटी लॉस कितने का कर दिया? 8190। चलो नेक्स्ट 20 days वाले में क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट 16 लाख का 78% निकालो, 16 लाख इंटू 78% कितना आ गया? 1248,000। ये हो गया कॉस्ट।
20 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10.5%। ठीक है, निकाल दो आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना, 1248,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20 इंटू 10.5%, रुपीज 7279.99 आया है। तो इसको राउंड ऑफ करके अपन कर देंगे ₹7280। करेक्ट है। अपना कॉस्ट में कितना फंड्स ब्लॉक हो रखा है, 1248,000, दैट इज फॉर होल ईयर। लेकिन ब्लॉकेज अपने कितने दिनों का हो रखा है, 20 दिनों का। बाकी अपने को रियलाइज हो गया रहेगा। ठीक है, सिर्फ 20 डेज का ही अपन क्या कर रहे हैं, डेटर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउड कर रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, और अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, 10.5% का पोस्ट टैक्स। तो उतना अपन क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट पॉलिसी में आया है 8190, प्रपोज्ड पॉलिसी में आया है 7280। दैट्स इट, यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। करेक्ट है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अपने को सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट लिख दो दोनों का। यहाँ पर आएगा 936,000, यहाँ पर आएगा 1248,000। मुझे बताओ फिर अपन ने कैश डिस्काउंट निकाला क्या, वो भी करेंगे और बैड डेट भी करेंगे। बैड डेट कितना कितना परसेंट बोला है, 1.5% और यहाँ पर 2%। निकाल दो अकॉर्डिंगली। पहले कैश डिस्काउंट लिख दो। कैश डिस्काउंट 6,000 और 25,600 बराबर। और बैड डेट लॉस 1.5% करो, 12 लाख इंटू 1.5%, 18,000। और इसमें 16 लाख इंटू 2%, 32,000, 1.5% एंड 2%। ठीक है, बैड डेट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले ही माइनस करते क्या, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस बैड डेट करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में नया क्या है, अपन एक नया है ना पॉलिसी ला रहे हैं कि भाई 10 दिन में पेमेंट करो, 1% का डिस्काउंट। नेक्स्ट है ना प्रपोज पॉलिसी में 2% का डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट करोगे तो ये एक चीज यहाँ पर एडिशनली ऐड हो गई, कैश डिस्काउंट। पहले निकाल देंगे अपन अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। पहले के जैसे ही क्वेश्चन है, एक नया चीज खाली है, कैश डिस्काउंट ऐड हुआ है इसमें। आप निकाल दो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। करो, 12 लाख माइनस 936,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000, कितना आया आंसर, जिसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। टैक्स रेट भी गिवन है ना, क्योंकि यहां पर आएगा आंसर 2,40,000, यहां पर आएगा आंसर 2,94,400। ठीक है, टैक्स रेट, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% कर दो। 2,40,000 का 30% इज 72,000। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आईसीआई के मैट का। ये थोड़ा सा उन्होंने ब्रॉड व्यू से पूरा टैक्स वैक्स लेके डिस्कस कर लिया। टैक्स नहीं गिवन है तो टैक्स का पोर्शन छोड़ देंगे, टैक्स का पोर्शन यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर ये जो अपन ने लिया है डायरेक्टली यहाँ पर जितना 15% दिया है तो 15% लो, 20 दिया है तो 20 लो, 25 दिया है तो 25 लो। सिंस यहाँ पे टैक्स दिया है तो टैक्स का इफेक्ट यहाँ पर भी आया है ना। मेक श्योर है ना यू गिव द इफेक्ट्स जैसे यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन फ्लो पे तो जा रहा है। आपके मैट में देखोगे तो यहीं पे गलती है, यहाँ पर फॉर्मूला में लिखते हैं टोटल कॉस्ट और वहां पर लेते हैं सेल्स का अमाउंट। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी मिस्टेक सॉल्यूशन में। नए मैट में तो उड़ा ही दिए क्वेश्चंस। तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम योर मैट,
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में सिमिलर लाइंस पे अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कितना टैक्स आएगा, 88,320। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, दिस माइनस दिस 1,68,000, दिस माइनस दिस 206,080। अब क्या माइनस करेंगे यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी, जो कि अपन ने वर्किंग नोट में निकाल लिया है। फर्स्ट केस में इतना, सेकेंड केस में इतना। और मजे की बात देखो, दिस इज पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स, तो ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पोस्ट टैक्स, उसी का अपन अब रिड्यूस कर रहे हैं पोस्ट टैक्स से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पोस्ट टैक्स। करेक्ट, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है क्या? यहां तक पूरा अपन ने ये जो सॉल्व किया, दिस इज पोस्ट टैक्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, उसमें से माइनस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो पोस्ट टैक्स। कितना अपन ने यहाँ पर अभी सॉल्व करके निकाला है 8190 और इधर निकाला है 7280, कर दो माइनस। नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट 168,000 minus 8190, that comes to 159,810। और यहाँ पर आएगा 206,080 माइनस 7280, तो आएगा 198,800। इंक्रीमेंट दिख रहा है क्या नेट प्रॉफिट में? पहले था इतना प्रॉफिट, अब है इतना प्रॉफिट, तो इंक्रीमेंट दिख रहा है क्या? यस। नोट लिखो नीचे, proposed policy should be adopted, मतलब प्रपोज पॉलिसी बोले तो क्या, 2/10, नेट 45 डेज, इंक्रीज इन सेल्स जो बोला था उन्होंने 1/3, वो पॉलिसी आपने अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? सिंस द नेट बेनिफिट्स इंक्रीज्ड बाय, आप लिख सकते हो यहाँ पे -159,810, से बढ़ गया 38,990, ठीक है, ऑलमोस्ट 39,000। तो आपने नया पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। नया क्या सीखा इसमें? हमेशा अपना फॉर्मेट क्या रहता है, हमेशा का फॉर्मेट बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस बैड डेट। टैक्स वैक्स के चक्कर में हमेशा अपन पढ़ते नहीं, सीधा सीधा अपने को मिल जाता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। अभी तो टैक्स का आया इसीलिए अपन ने पोस्ट टैक्स निकाला, नहीं तो अपना क्या है, सीधा सीधा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, उसमें से अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करते हैं, और अगर नेट बेनिफिट इंक्रीमेंट आता है तो अपन डिसीजन अकॉर्डिंगली लेते हैं। इस क्वेश्चन में नया क्या था, अपन ने एडिशनली 10 दिन का उनको, है ना, एक टाइमलाइन दिया। उसमें अपन ने लोगों को क्या दिया कि भाई अगर आप 10 दिन में पेमेंट करोगे तो पहले केस में 1% का डिस्काउंट, और प्रपोज पॉलिसी में 2% का डिस्काउंट। तो ये एक नई चीज ऐड हो गई ऊपर। तो बैड डेट तो हो ही रहा है, वो एक रिस्क है, प्लस अपन ने और एक उनको अपॉर्चुनिटी क्या दी, कैश डिस्काउंट का, वो भी अपन ने अपना कॉस्ट बना के ले लिया। कॉस्ट बनाया है तो अपने को सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा उतने को, उस डिस्काउंट को, तो वो डिस्काउंट माइनस करके कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन है, तो उतने में से पहले टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट पोस्ट टैक्स निकाल देंगे कितना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो पहले जैसा अपन हमेशा कैलकुलेट करते आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 360 डेज और वॉट एवर इट इज, इनटू कितना परसेंट लेते थे नॉर्मली। अगर टैक्स नहीं दिया होता तो जितना गिवन है क्वेश्चन में 15% पूरा उतना ही लेते। सिंस यहाँ पर उन्होंने बोला है टैक्स रेट इज 30%, तो 15 माइनस 30% वुड बी 10.5%, करेक्ट। उससे अपन ने निकाल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपन ने ये क्या निकाला है, पोस्ट टैक्स। ये अगर आप देख सकते होंगे यहाँ पे, तो दिस इज पोस्ट टैक्स, पोस्ट है ना, प्रॉफिट भी यहाँ पर पोस्ट टैक्स है, उसमें से ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो अपने को नेट बेनिफिट मिलेगा। नेट बेनिफिट आपको प्रपोज पॉलिसी में इंक्रीज होके दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है इंक्रीज होके, तो अपन नोट क्या लिखेंगे, proposed policy should be adopted since the net benefits into that policy is increased by 38,990। ठीक है,
चलो, बस ये कॉन्सेप्ट आपको है ना बिल्ड करा के देना था, जो कि अब अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व ऑन दीज, है ना, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना, तो इन लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट किया है। टोटल कॉस्ट फॉर्मूला में ही दिया है, पर ये सेल्स ले रहे हैं। सिमिलरली चलो, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, हर क्वेश्चन में सेम मिस्टेक किया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कोई मायने ही नहीं है। अभी ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ICAI जो अभी अपन ने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है, सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ना, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो वेरिएबल खर्चा भी दिया है, देन टैक्स रेट भी दिया है, ठीक है। अब और क्या इंसान, मतलब आई डोंट नो, सेम क्वेश्चन है ICAI के मैट में और ये में, पर सॉल्विंग पूरा डिफरेंट है। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, काट दो बस। और सॉल्व करना भी है तो अभी जो जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वैसे लाइंस पे इसको सॉल्व कर दो। एंड जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा तो प्लीज डू सेंड मी द आंसर्स, फिर उसको अपन सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है, अपने ग्रुप्स में। चलेगा क्या? चलो, नंबर 16 सॉल्व हो गया, हो गया। चलो नंबर 18 को एक बार देख लो, बनता है क्या। वेटिंग, गिव यू सम टाइम, सिर्फ इसको देख लो। तब तक के लिए कैश मैनेजमेंट पे आओ। कॉस्टिंग का आपको वो फॉर्मूला याद है क्या? कॉस्टिंग का मटेरियल का एक फॉर्मूला है, EOQ वाला फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला फॉर्मूला। सेम यहां पर कैश मैनेजमेंट में एक फॉर्मूला यूज हुआ है। इसके देखो कुछ अजम्पशंस भी है। अगर आपने कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो एक बार बुक खोल के देखना। EOQ यूज करने में वो एक अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज होता है, याद आया कुछ? और उसके कुछ अजम्पशंस है। ये सेम बेसिस पे कुछ भी डिफरेंस ना होते हुए अपने को यहाँ पे इन्होंने सॉल्विंग दिया है, किसमें? कैश मैनेजमेंट में, देखेंगे अभी, ठीक है। और एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड एवरेज कैश। ये एक उन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बाकी इस पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं है। लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, एकदम इज्जत ही नहीं दिया है एग्जामिनेशन में इस वाले टॉपिक को। किसको? कैश मैनेजमेंट को। थियरी वाइज तो सारा आपको एक बार घर पे पढ़ना है, जो है ना प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक EOQ वाला जो मटेरियल में डिस्कशन किया है फॉर्मूला का, वो एक फॉर्मूला है यहाँ पर, और एक अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड एवरेज कैश का फॉर्मूला है। दो है ना, दो ही क्वेश्चंस है और दो ही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। कभी एक आधी बार अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो आपकी है ना लॉटरी 3-4 मार्क्स की, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का थोड़ा सा गेम है। अगर आपको वो सॉल्व करने बन गया तो 3-4 मार्क्स आपके पॉकेट में, करेक्ट है। चलो एक बार ये क्वेश्चन को देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन है अपना इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में बनता है तो ठीक है। अगर ये भी, इसमें भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्रीवियसली जैसा मिस्टेक्स किया है वैसा मिस्टेक्स है, तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। रीड द क्वेश्चन। स्लो players are regular customers of Good Dealers Limited, okay, have approached the sellers for extension of credit policy for enabling them to purchase goods from Good Dealers Limited on analysis of past performance and on the basis of information supplied. Following pattern of payment schedule emerges in regards to slow players, ठीक है। क्या क्या है पेमेंट पैटर्न? एट द एंड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के बाद 15% ऑफ द बिल रियलाइज हो जाएगा। मतलब देखो पूरा बिल कितने परसेंट का होता है, मतलब पूरा सर्कल 100% का, उसमें से 15% ये 30 डेज में हो जाएगा। नेक्स्ट 60 डेज में 34% ऑफ द बिल, 34% 60 डेज में। फिर नेक्स्ट 90 डेज में 30% ऑफ द बिल, 90 डेज में
यहाँ पर अगेन 30%, फिर 100 डेज में 20%, 100 डेज 20%, and 1% of the bill is non-recovery, that is 1% is bad debt. एक बार टोटल लगाओ तो इन सब की, ये 15 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 1, टोटल लगाओ 15, 34, 30, 20 एंड 1, 100% हो गया। 100% में से 99% रिकवरी होता है अलग 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 डेट्स पे, कुछ 30 दिन में, कुछ 60 दिन में, 90 दिन में, 100 दिन में, और 1% ऑफ द बिल इज नॉन रिकवरी, बैड डेट समझेंगे जिसको। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, स्लो प्लेयर्स वांट्स टू एंटर इनटू अ फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ ₹15 लाख इन 2012। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है जिसमें उनका गुड्स परचेज कितना होगा, 15 लाख का। डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन कैलेंडर ईयर। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टरली मतलब क्या है, 3-3 महीने बाद। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में उनका क्या होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए। तो अपन वर्किंग भी क्वार्टरली करेंगे, ठीक है। प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज 150। एक कमोडिटी का प्राइस कितना है, 150। ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ 5 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। 150 का जो प्रोडक्ट है जिसमें 5 रुपए का क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। It is anticipated by the Good Dealers Limited that taking up of this contract would mean an extra recurring expenditure of 5,000 per annum। मतलब अगर ये स्लो प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है 15 लाख का, आपको पहले तो स्टोरी लाइन समझा क्या, ये कौन है, स्लो प्लेयर्स, ये है कस्टमर, और गुड्स डीलर्स लिमिटेड ये है कंपनी। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का बोला है कि 15 लाख का हम लोग परचेज का ऑर्डर डालेंगे, जिसका डिलीवरी जो रहेगा, जो इनको बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करना पड़ेगा। लेकिन इस डीलिंग में क्या है, इनको एक एडिशनल खर्चा लगेगा, एडिशनल कॉस्ट लगेगा 5,000 जो रिकरिंग रहेगा। क्या बोल रहे हैं वो देखो क्वेश्चन में, द कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रिकरिंग कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 पर एनम। पर क्वार्टर बोला क्या, नहीं पर एनम बोला, तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया पर एनम। इफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ गुड डीलर्स इज 24% पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 24% per annum. Would you as a finance manager of the seller कौन है, he is the seller, और ये है कस्टमर। अपने को फाइनेंस मैनेजर किसका बनना है, सेलर का फाइनेंस मैनेजर बन के इनको रेकमेंड करना है कि ये जो डील है 15 लाख का, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और स्लो प्लेयर्स क्या करते हैं पता है क्या, वो पेमेंट किस तरीके से करते हैं देखो, 30 डेज में 15% बिल, नेक्स्ट 60 डेज में 34%, 90 डेज में 30%, 100 डेज में 20%, और जो नॉन रिकवरी है वो है 1% का। इस तरीके का शेड्यूल है, ठीक है। तो अपन इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वी आर सेलर, ठीक है, अपने को फाइनेंस मैनेजर बनना है सेलर का, और इनको एक ये रेकमेंड करना है कि भाई ये जो स्लो प्लेयर्स का इन्होंने ये जो 15 लाख का ऑर्डर दिया है, इसको एक्सेप्ट करे कि ना करे। वो अपने को सारा दे दिया, एडिशनल खर्चा दे दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह भी दे दिया कि कितना ये लोग अगर समझो ये डील अगर एक्सेप्ट नहीं करते 15 लाख का, तो कहीं और है ना इन्वेस्ट करेंगे इसको, कौन, गुड डीलर्स। तो वहां से कितना परसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, 24% पर एनम, ठीक है। तो कुछ चीजें अपने को क्वार्टर बेसिस पे सॉल्व करनी पड़ेगी और कुछ तो पर एनम पे दे रखी है। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इंक्रीमेंटल बेसिस पे सॉल्व करें, क्योंकि अपने को है ना प्रेजेंट पॉलिसी प्रपोज का कुछ दिया नहीं है, एक ही अमाउंट दिया है 15 लाख का ऑर्डर अमाउंट अपने को निकालना है। इन लोगों का सेलिंग प्राइस क्या है,
देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना बताया है? 150 बोला है, 150 लिख दो, 150 पर यूनिट। और प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? प्रॉफिट बोल रहे हैं इसके ऊपर 5 रुपया पर यूनिट कमाते हैं। करेक्ट है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको? 15 लाख का ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स वाइज निकालना है तो 150 पर यूनिट कर देंगे। सेलिंग प्राइस 150 है तो यहां से पहले नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल दो। कितना आया आंसर? 15 लाख डिवाइडेड बाय 150, 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स अपन ने, है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाना चाहती है गुड डीलर्स लिमिटेड? 5 रुपया। भाई प्रॉफिट तो कमाएगी ना, तो प्रॉफिट कितना बन गया वो? 10,000 इंटू 5, 50,000। करेक्ट है। 50,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपने को एक नंबर मिल गया। नंबर 1 क्या मिल गया अपने को? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अब अपने को इंक्रीमेंटल क्या क्या खर्चा लग रहा है वो निकालना है, बराबर है। अब अपन पहली चीज तो क्या कर देंगे, ये आपको दिख रहा है कुछ दिनों के लिए अपना पैसा ब्लॉक हो जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है। देखो कुछ पैसा अपना ये 30 दिन में ब्लॉक हुआ, कुछ अपना ये 60 दिनों में ब्लॉक हुआ, कुछ 90, थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है ना। पूरा एक साथ हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है। पर ये 30 दिन के लिए इतना अपॉर्चुनिटी लूज हो गया, ये 60 दिन का इतना अपॉर्चुनिटी लूज हो गया, 90 दिन का इतना अपॉर्चुनिटी लूज हो गया। समझ में पड़ रहा है आपको? चलो उसके हिसाब से अपन निकालेंगे। देयरफॉर अब अपने को यहाँ पे ऐसा दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट इतना है, कुछ दिया है क्या अपने को? नहीं। तो अपन किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे? वी विल बी सॉल्विंग अपॉन सेल्स पर क्वार्टर। सेल्स पर क्वार्टर कितना है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना है? 375,000 बराबर। एवरी क्वार्टर इतने का अपने का अपना सेल हो रहा है। अभी इन्होंने क्या बोला है? 15% ऑफ बिल। बिल मतलब ये अमाउंट, सेल्स अमाउंट। बिल मीन सेल अमाउंट। अगर ये यहां पर बिल का नहीं बोलते तो अपन क्या करते पता है क्या? वो जो सेल माइनस कॉस्ट करके, सॉरी माइनस प्रॉफिट करके जो कॉस्ट आता ना वो लेते, मतलब 150 माइनस 5, 145 लेते। तो अपन क्या करते पता है क्या? 10,000 इंटू 145, 1451234, ये अमाउंट पे अपन कैलकुलेशन करते, दिस डिवाइडेड बाय 4 करते। समझा क्या? अपन जब वो सॉल्व करते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तब अपन टोटल कॉस्ट लेते। समझा क्या? थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाओ। यहाँ पर अपन क्या लेते हैं? टोटल कॉस्ट। डायरेक्टली यहाँ वेरिएबल कॉस्ट वगैरह नहीं दिया है, लेकिन सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट आएगा। कॉस्ट कितना बन रहा है? 145। नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10,000, तो 145,000 अपना अमाउंट आया है, डिवाइड बाय 4 करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है पता है क्या? क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 15% ऑफ द बिल। अगर दिखता होगा तो 15% ऑफ बिल, 4% ऑफ बिल, 30% ऑफ बिल, दिख रहा है क्या ये? तो बिल का मतलब क्या होता है? बिल तो अपना पूरे सेल्स अमाउंट का बनता है ना, इसीलिए अपन ने पूरा 15 लाख अमाउंट लिया है। बिल अमाउंट ऑफ होल ईयर इज 15 लाख, अपने को क्वार्टरली निकालना है इसलिए डिवाइड बाय 4 किया, जिसका आंसर क्या आ रहा है? 375,000। अच्छा नंबर 1, पहला अपने को क्या बोला है उन्होंने? फर्स्ट 30 डेज में कितना परसेंट रिकवरी हो रहा है अपना? 15% ऑफ बिल। सॉल्विंग कैसा करेंगे? 375,000 इंटू 15% ऑफ द बिल, उतना अपना ब्लॉक हुआ था, ठीक है, इंटू कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, इंटू कितना परसेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? 24%। सिमिलर लाइंस पे अगर आप देखोगे तो नंबर 2, 60 डेज कितना परसेंट ऑफ द बिल है? 44% ऑफ बिल। तो धीरे धीरे करके अमाउंट ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 375,000 इंटू 34% इंटू कितने दिन का? 60/360 इंटू कितना परसेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? 24%। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड,
90 डेज कितना 30% ऑफ बिल है 375,000 इंटू 30% इंटू 90/360 इंटू 24%। नंबर 4 100 डेज कितना 20% ऑफ बिल 375,000 इंटू 20% इंटू 100/360 इंटू 24%। एंड नंबर 5 में क्या बोला है, नॉन रिकवरी 1% का, तो 375,000 इंटू 1%। या तो वो तो नॉन रिकवरी अपने को पूरे अमाउंट पे लेना पड़ेगा ना, 1% 15 लाख इंटू 1%। 1% का अपना क्या है, बैड डेट। बैड डेट का अमाउंट अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो कितना आ गया, 15,000। पूरे में से ही है ना, यहाँ से 1%, यहाँ से 1%, यहाँ से 1%, यहाँ से 1%, बराबर। क्वार्टरली पेमेंट है ना, हर जगह से एक एक परसेंट, मतलब टोटल क्या है वो 15 लाख इंटू 1%, करेक्ट। 15,000 का नॉन रिकवरी। यहाँ के अमाउंट्स बता दो। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1125, 5100, 6750, 5000। इसका क्या मीनिंग हुआ पता है क्या, अपने को फर्स्ट 30 डेज में रिकवरी कितने अमाउंट का होने वाला है, 15% अमाउंट। पूरा सेल्स अमाउंट है इतना, इतने का रिकवरी। अगर ये रिकवरी पहले ही हो जाता कैश में तो अपन इसको इन्वेस्ट करके कमा लेते ना कुछ ना कुछ। कितना कमा लेते, 24%। ये कितने दिन के लिए ब्लॉक था, 30 डेज के लिए। सिमिलरली बाकी सारों का भी कर दिया, ठीक है। टोटल लगाओ, ये कितनी टोटल बन रही है यहाँ पर, 17,975। देखो अपने पास अब सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, एक क्या एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, दूसरा अपने को ये अपना क्या है, इंक्रीमेंटल सेल्स। इंक्रीमेंटल सेल्स, अब इसमें से सारी चीजों को माइनस करना है। ये क्या था ऊपर का, एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट पर एनम है तो 5,000 को लेस करेंगे। देन नीचे आओ आप, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साल भर का है ना, चारों क्वार्टर का मिला के अब ये पर एनम का हो गया ना। Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से सॉल्विंग है अपना। तो ये अब 17,975 पर एनम हो गया। तो इंक्रीमेंटल सेल्स कितने का बना, अपना सेल्स बना 50,000 का। इंक्रीमेंटल अभी कॉस्ट निकालना है तो एक कॉस्ट है 5,000 पर एनम की, ये अपना निकला इंक्रीमेंटल सेल्स 50,000 पर एनम। बैड डेट अगर आप बोलोगे पर एनम का तो हो गया 15,000 पर एनम, है ना। हर क्वार्टर का 1-1% नॉन रिकवरी। देन उसके बाद में अपने को क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है। कितने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है, 17,975 पर एनम, करेक्ट है। और कौन सा एक कॉस्ट बच गया अपना, ओ 1 सेकेंड, ये पर एनम नहीं है, पर क्वार्टर है। पर क्वार्टर पर एनम निकालना है तो 17,975 इंटू 4, 17,975 इंटू 4 कितना बन गया वो, 71,900। देयरफॉर यहाँ से अपन माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 71,900 पर एनम, ठीक है। आर वी डन विथ ऑल द कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बैड डेट एंड 71,900 per annum opportunity cost. So we are incurring an additional loss of 41,900। 50,000 में से सारा माइनस करोगे तो 41,900 का अपने को हो रहा है लॉस। As there is incremental loss, it is advised not to extend the credit facility to slow players। तो slow players का ये अपन एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या, अपॉर्चुनिटी नहीं। अपने को लॉस हो रहा है, ये अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनेंस मैनेजर बोलेगा डू नॉट एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक नोट लिख दो, देखो
1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ऐसे करके अपने 12 महीने होते हैं। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं? 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। अगर आप एक क्वार्टर की बात करोगे, 1 क्वार्टर की, तो इसमें कितने दिन हो सकते हैं? एक 1 मंथ में अगर 30 डेज है, अज्यूम करके चलो, तो 3 मंथ्स में कितने? क्वार्टरली बात कर रहे हैं, 12/4 मतलब 3 महीने का है ना, एक एक क्वार्टर। 3 महीना हुआ, एक क्वार्टर उसको डील करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स उसको एक क्वार्टर डील करेंगे। तो ऐसे करके एक क्वार्टर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 3 3 9, ऑन एन एवरेज 90 डेज। अरे क्या मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या? ऑन एन एवरेज 90 डेज। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैलकुलेशन, तो ये आराम से 90 to 100 डेज, मतलब ये क्वार्टरली होगा, ये क्वार्टरली ही अपना सॉल्विंग होगा। ये जो आंसर आया होगा ये पर क्वार्टर का आया होगा, बराबर। अरे भाई 360 दिन का पूरा कैलकुलेशन है क्या ये? नहीं, 90 से 100 दिन का कैलकुलेशन है। जैसे ये रिकवरी हो गया नेक्स्ट क्वार्टर में और ये वापस कैलकुलेशन होगा। ये एक क्वार्टर का कैलकुलेशन है। दिस इज एक क्वार्टर का कैलकुलेशन। एक क्वार्टर में पैसा रियलाइज हुआ, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वापस से सेम स्टोरी रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है क्या? दिस इज फॉर 1 क्वार्टर। ऊपर अगर आप है ना यहाँ पर डाल दोगे तो राइट डाउन फाइनेंस कॉस्ट पर क्वार्टर। किसी को अगर ये कंफ्यूजन होगा कि अपन ने ये पर एनम क्यों नहीं कंसीडर किया, पर एनम कैसे कंसीडर करेंगे? दिस इज नॉट फॉर 360 डेज का कैलकुलेशन, दिस इज फॉर, अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 100 डेज के विद इन कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा 30 डेज और नेक्स्ट 60 डेज है, ऐसा नहीं है। ये 30 डेज इंक्लूसिव है, इसमें पहले के 30 दिन और एडिशनल 30 डेज, यहाँ पर ऑलरेडी 60 दिन पहले के और एडिशनल 30 डेज, और यहाँ पर ऑलरेडी 90 दिन एडिशनल 10 डेज, ऐसे करके ये है ना 90-100 डेज है, या ऐसा अनदर 60 डेज है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन पहले के और 30 दिन के बाद 60 दिन, ऐसा नहीं है। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस 30 डेज, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस 60 डेज, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस 90 डेज। समझ में आया क्या? तो ऑन एन एवरेज ये 90 to 100 डेज का कैलकुलेशन है, विच इज क्वार्टरली में अगर आप देखोगे तो 90 और 100 डेज ही आते हैं, बराबर। 90 to 100 डेज। तो नेक्स्ट क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर में 90 दिन, सेकेंड क्वार्टर में 90 दिन, थर्ड क्वार्टर में 90 दिन, फोर्थ क्वार्टर में 90 दिन। हर जगह का अगर 90 दिन का कैलकुलेशन, 90 to 100 डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17,975, यहाँ पर आएगा 17,975, यहाँ पर आएगा 17,975, 17,975। तो इन ऐसे करके एडिशन कर दो इनका, या फिर 17,975 इंटू 4 कर दो, सेम ही बात है, 1 2 3 4। तो टोटल इसका आ जाता है 71,900। यहां से करो या तो यहां से करो, कुछ भी करो, आइदर और। समझा क्या? अब ये भी नहीं समझा होगा तो फिर आई कांट हेल्प इट, बट ये थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है कि मैं इसका है ना पूरा मीनिंग आपको बता दूं कि हाउ है ना द डेज आर कैलकुलेटेड। फाइनेंस कॉस्ट फॉर पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का है ये, इसको अपने को पूरे साल का बनाना है, क्योंकि सालाना अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिस इज फॉर पर ईयर इंक्रीमेंटल सेल्स, ये पर एनम एडिशनल कॉस्ट है, ये पर एनम का आपका नॉन रिकवरी है। समझ में आ रही है बात? 15,000 का। तो देयरफॉर ये अमाउंट भी आपको पर क्वार्टर नहीं, पर एनम ही लेना पड़ेगा। तो पर एनम लेना है तो इंटू 4 करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो यहां पर आ रहा है लॉस। तो आई होप सो आपको अभी समझ में आए हैं क्वेश्चंस। इसको एक स्टार मार्क कर दो, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैंने कैंसिल करवा दिए, एक 17th वाला और एक 15th वाला। इसके बदले ICAI मैट का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। करेक्ट? मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर तो आप मेंशन कर देना वहां पर, पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 10.77।
कहाँ पे मटेरियल मिलेगा मैं बता देती हूँ। अगर मटेरियल नहीं मिला तो दिस इज द क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको चाहिए कि कहाँ पे मिलेगा मैम ये क्वेश्चन, ICAI.org पे जाओ, गो टू स्टूडेंट्स, गो टू नॉलेज पोर्टल, बिजनेस क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, नीचे आ जाओ, यहाँ पर आप जा सकते हो, विजिट अस ऑन बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, नीचे आओ, स्टडी मटेरियल, इंटरमीडिएट, गो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमीज ऑफ फाइनेंस, सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल। यहाँ पे नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको दिखता होगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, वहां पे जाओगे तो देखो ये वाला एक PDF आपको मिल रहा है, 10.67 से स्टार्ट होगा। तो अपन ने अभी 10.77 है ना वाला पेज नंबर देखा है। और अगर आप देखोगे ना तो ये वाले क्वेश्चंस भी देखो अपन सॉल्व किए हैं ऐसे, आई थिंक नंबर्स भी सेम है, 30, 40, 50, 60 एंड 75 डेज है क्या, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या वो, 6 लाख, 6,30,000, सेम यही क्वेश्चन है क्या, बोल दो, अरे हाँ कि ना, हाँ सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट नीचे आओ, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, देखो देखो अपन ने दो क्वेश्चन इंक्रीमेंटल अप्रोच से किया, अपन ने टोटल अप्रोच से किया, और दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से भी किया। पॉलिसी ए में 44.49% आया है, पॉलिसी ए शुड बी एडॉप्टेड। देन ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक अपन ने सॉल्व किया, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2.4 टाइम्स अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर दिया है, सॉल्व किया क्या अपन ने ये भी, हाँ। देन नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, आपके बुक में पूरा ही ब्लंडर कर रखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको सही से सॉल्व किया है ICAI के मैट में। तो वहां पर 15 और 17 वाला क्वेश्चन कैंसिल करके ये वाले क्वेश्चन को रिप्लेस करो। ठीक है, आया तो यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा ICAI में भी कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट आओगे तो फॉर्मेट वगैरह गिवन है, यहाँ पर ये सारा फैक्टरिंग का स्टार्ट हो गया, जो कि आपके सिलेबस में एडिशनली उन्होंने डिस्कस किए है क्या, नहीं, तो अपन भी इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, देख लो आप पूरा फॉरफिटिंग अपन ने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपके इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, याद होगा। तो ये सारा अपन ने इंपोर्टर्स बैंक, एक्सपोर्टर्स बैंक याद करो थोड़ा सा। ठीक है, नीचे आ जाओ, खत्म। यहाँ पे आपका ये इलस्ट्रेशंस पूरे खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझा है, एंड वी आर मेकिंग सो मच ऑफ सेंस, है ना। जो कुछ कैंसिल वगैरह करा है 18 को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, यहाँ पर हेवी थोड़ा सा डिस्कशन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर आप डिस्कशन करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, पूरा एकदम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर आप लोग टोटल अप्रोच से सॉल्व करोगे या फिर इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व करोगे। फॉर्मूला वाइज अगर डिस्कस करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉस्ट को जहाँ पे महत्व देते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है। दूसरा एक अपन ने सॉल्व किया कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये 1/10, नेट 45, एवरेज डेज 30 डेज, ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि रॉन्ग है आपके मैट में, लेकिन अपन ने इसको सॉल्व किया है ICAI के मटेरियल से। अगर पेज मेंशन करना है तो 10.77 में मेंशन कर देती हूँ। कहाँ पर मिलेगा मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में आपको बता दिया, ICAI.org, ICAI.org। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 18 का, इसको स्टार मार्क लगा देना, विच इज जो परसेंटेज ऑफ बिल रिकवरी बोल रहे हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे, मतलब फर्स्ट 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज, एंड 1% क्या है, नॉन रिकवरी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन ने एक नया, है ना, तरीके से इसको डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को टोटली जब आप एग्जामिनेशन लिखने जाओगे, सबसे पहले 18 को थोड़ा सा अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना, बाकी ये वाला तो अगर आप फॉर्मेट एंड फॉर्मूला डिस्कशन करके चले जाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली ICAI मैट का कर रखा है अपन ने, देखो रॉन्ग आपके बुक में, इसलिए 2022 में इन्होंने मेंशन किया ही नहीं है उसको। ठीक है, तो अपन भी उसको वहां पे
छोड़ देंगे, आपके मैट में कैंसिल करके ICAI के मैट से अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो वी कंप्लीट द टॉपिक क्रेडिट पॉलिसी विद दिस एंड वी विल बी मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैश मैनेजमेंट, जिसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना डिस्कस कर रखे हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि एक ही लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे। थ्योरी आप लोगों को खुद पढ़ना है, थ्योरी आप लोगों को खुद पढ़ना है कैश मैनेजमेंट का। यहाँ पर है, वेट अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने इसको डाल के नहीं रखा है। चलो, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। चलो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो अपन ने कवर अप कर लिया है इसमें से। इसको हेवी मार्क्स दिया गया है आपके एग्जामिनेशन में। किसको? एक तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, दूसरा क्रेडिट पॉलिसी को नंबर 8 वाले स्टडी नोट में। क्या और क्रेडिट पॉलिसी ये दोनों तो है ही, देन कैश मैनेजमेंट। अभी क्या अपन ने देखा, रिसीवेबल्स। क्रेडिट पॉलिसी बोलो या रिसीवेबल्स बोलो, दोनों एक ही में कंसीडर होते हैं डेटर्स में। देख, कैश मैनेजमेंट को लीस्ट इंपॉर्टेंस है, इतना कुछ हेवी डिस्कशन है नहीं, 2 क्वेश्चन है। नंबर 9 वुड बी इम्पोर्टेंट। अभी इसके बाद अपन 9th वाला स्टडी नोट है ना तुरंत ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप सो जो प्रीवियसली अपन कंप्लीट कर चुके हैं नंबर 7 स्टडी नोट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, आप लोग इसको पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। हेवी डिस्कशन है, कहीं कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, प्रीवियस आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करो, आपके RTP सॉल्व करो। आपको अगर एडिशनली कुछ बनता है तो आपका जो ICAI का मटेरियल है वहां से भी आप क्वेश्चंस है ना सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, so do not forget to rate us on our application and our other social media platforms. Also recommend the course to your friends, peers and जो भी आपके आसपास जो कोई CMA इंटर का कोर्स कर रहा होगा तो प्लीज recommend the same. Okay, have a great day, bye bye.